तो नमस्कार एक बार फिर से आपका सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हमारे बीच में केबीसी के एक और विनर हैं। आपने हाल ही में इन्हें देखा होगा, मैम कृष्णा जोशी जी हैं, जो कि हाल ही में केबीसी में फीचर हुए थे। तो नमस्कार मैम, हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और थैंक सबसे पहले अगर आप अपना इंट्रो दे दें, आप कहाँ से हैं और आजकल क्या कर रहे हैं और आपका नाम वगैरह, तो बड़ा यू अच्छा जी। लगेगा जी। मैं गुजरात के एक शहर भावनगर से हूँ। और अभी मैं हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ, जो कि अहमदाबाद में है। और उससे पहले मैं 5 साल से गवर्नमेंट जॉब में ही थी। और केबीसी के लिए मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, और हो गया मेरा बस भीम ऐप के थ्रू। अगर मैम ये केबीसी की पूरी जर्नी आपकी जानना चाहें, जैसे तो कितने साल से आप प्रिपेयर कर रहे थे, अगर थोड़ा डिटेल में अगर आप बताएं, और इस साल जाके आपका हुआ। यस सर। अगर मैं वैसे बताऊँ तो व्हेन आई वाज इन 12th, तो मैं तब से वो जो आंसर दे रहे थे मैसेजेस के थ्रू, वो कर रही थी। फिर बीच में थोड़ा वैसा कॉलेज का टाइम आया कि जब नहीं हो पाया, क्योंकि टीवी नहीं था और वो एक्सेस नहीं मिल रहा था। उसके बाद जैसे ही मेरी कॉलेज खत्म हुई, लाइक फ्रॉम 2021 और 22, तब से लगातार चालू थी फिर से ट्राई। इस बार भी लगा था कि अभी मुझे पता नहीं, ये ईयर के स्टार्टिंग से लग रहा था कि इस बार तो हो जाना चाहिए, क्योंकि सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही थी। और फिर भीम ऐप के थ्रू किया, और पहली बार में ही ऑडिशन आ गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई मैम। और अगर आपका ऑडिशंस के बारे में हम जानना चाहें, आपके ऑडिशंस कब हुए थे मैम, और उस टाइम जैसे जीके टेस्ट होता है और पीआई फॉर्म वगैरह के बारे में कुछ इलेबोरेटिव मैनर में आप बता पाएँ तो। मुझे मेरा ऑडिशन हुआ था 2 नवंबर को। तो हम लोगों को मुंबई बुलाया गया था। फिर वहां पे रजिस्टर्ड नंबर्स चेक करके सबको एंट्री दे रहे थे। उसके बाद हम सबका एक जीके टेस्ट हुआ था, 20 क्वेश्चंस का। टाइमर भी था हर क्वेश्चन में, जैसे केबीसी में होता है, सेम उसी तरह से। और जो जीके टेस्ट में जिन्होंने वो कट ऑफ क्लियर किया था, उन लोगों को वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए लेके गए थे। और पर्सनल इंटरव्यू होने के शायद 10-12 दिन हुए होंगे अप्रोक्स, आई एम नॉट श्योर। तब कॉल आया था मुझे कि आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है। तो मैम जो वो 20 क्वेश्चन हैं उसमें से लगभग अगर आइडिया से आप बता पाएँ तो कितने सही होंगे आपके लगभग। सर मेरे 2 या 3 सवाल ही गलत थे। दो 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 श्योर हूँ कि 2 गलत थे, तीसरा आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट 18 या 17 मार्क्स होंगे मेरे। जी। और मैम अगर जानना चाहें तो जैसे जीके के बाद जब जीके टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद सभी को पता ही है कि पीआई होता है, यानी पर्सनल इंटरव्यू। तो यस जो उससे पहले आप लोग फॉर्म सबमिट करते हो, यानी जो वो फॉर्म लेते हैं केबीसी वाले, तो आपके यस अकॉर्डिंग उसकी सिलेक्शन में क्या अहमियत रहती है, वो इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से उसकी इम्पोर्टेंस है। सर, मुझे लगता है कि पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो फॉर्म ही है। एक्चुअली वो फॉर्म ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उसमें वो लोग हमारी छोटी से छोटी डिटेल लेते हैं। और हमारे काफी सारे व्यूज, काफी सारे सारे थिंकिंग्स, फिर हमारे जो लाइफ में हमने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए हैं, वो सब के बारे में वो लोग पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने वो सवालों के हम लोग एक्यूरेट आंसर देंगे ना, जितने वो बुकलेट में आंसर्स हमारे जितने हो जिस तरह से होंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस उधर ही बढ़ जाते हैं। अगर किसी ने सपोज कोई सवाल पूछा कि आपकी लाइफ की कोई ऐसी बात बताओ जो आपने अभी तक किसी को ना बताई हो, और उसमें कोई वैसे ही फालतू बात लिखे या फिर ना लिखे, और कोई दूसरा इंसान है कि जो सच में वैसे कोई बात हो उसके पास, जो उसने किसी को नहीं बताई है, तो उसके चांसेस कंपेरेटिवली हाई है। तो बुकलेट के सवालों को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। जी, तो आपके कहने का मतलब ये भी है कि बुकलेट के ऊपर काफ़ी सिलेक्शन डिपेंड करता है आफ्टर जीके। यस यस, मुझे तो लगता है कि करता है सर, क्योंकि वही वो सारे सवाल ही हमारे लाइफ से जुड़े हुए थे। उसमें छोटे से छोटे सवाल भी होते हैं, ये भी नहीं कि बस आपकी सैलरी पूछ ली, नाम पूछ लिया, वो नहीं है। जी। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप जॉब करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास टाइम उतना नहीं होता होगा कि आप पढ़ाई को उतना टाइम दे पाएँ। तो फिर भी आपने कैसे मैनेज किया, इसके बारे में कैसे तैयारी की ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो, कौन से सोर्सेज आपने रेफ़र किए और कैसे आप टाइम निकालते थे, उसके बारे में अगर थोड़ा।
यस सर। पहले तो सर मैं प्रिपेयर्ड थी जब मैं अगली आगे की सीजन्स में ट्राई कर रही थी, क्योंकि तब तब तो सीजन स्टार्ट होने से पहले ही हमें वो होता है कि हम आंसर्स देते हैं, हमें प्रिपरेशन करनी है। बट जैसे ये भीम वीक वाला आया तो ग्राउंड ऑडिशन हुए और उसके तुरंत बाद ही कॉल आ गया, मतलब वो 10-12 दिन तो हम कुछ काउंट ही नहीं कर सकते। तो और फिर हमारी वो इंटरव्यू उसकी डेट्स आ गई थी, ऑडिशन वहां पे जाने की डेट्स आ गई थी। तो उससे वो सब बहुत हेक्टिक हो रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने आपका ही कांटेक्ट किया था सर। और फिर आप लोग आपने जो पीडीएफ्स भेजे थे, तो सबसे पहले तो मैंने वो सारे पीडीएफ्स के गो थ्रू किया। उसके बाद करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ थी, उसके जो वीडियोस के लिंक्स थे, तो मैंने करंट अफेयर्स पे फोकस किया थोड़ा। और स्टैटिक में जो जो टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग थे, वही टॉपिक मैंने रिवाइज किए थे। तो शॉर्ट टाइम में तो अगर मैं बोलूँ तो जैसे आपको अगर कोई मटेरियल मिल जाए ना बना बनाया, जिसमें ऑप्शंस भी है, सवाल सबने उस टॉपिक से चुने हुए निकाले हैं, आंसर्स है, तो बहुत इजी रह जाता है। तो आपके चैनल के थ्रू जो पीडीएफ्स मिली थी, तो सबसे ज्यादा तो मुझे वो काम लगी है, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स भी भेजे थे, वो भी सारा मैंने रेफर किया था। तो काफी हेल्प मिली उन सब से। वरना एक तो मेरी ऑफिस का जस्ट मेरा शिफ्टिंग हो रहा था, जॉब शिफ्टिंग, और ये सब तो टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे उतना। तो मैम जैसे आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल आया, तब उसके टाइम आपका रिएक्शन क्या था और फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी ये जो प्रैंक चालू हुआ है, तो कोई मार्केट में नया ही प्रैंक आया होगा कि जो केबीसी में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके नंबर्स वो लोग ले लेके कॉल्स कर रहे थे। और आई वॉज इन ऑफिस जब मुझे कॉल मिला। फिर उन लोगों ने कहा कि आप रिकॉर्ड कर लो मैम, हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वो सब। फिर मुझे धीरे धीरे भरोसा हुआ, फिर टाइम लगा, फैमिली को बताया, तो वो सब तो बहुत बहुत खुश थे। बट एट द सेम टाइम सबके लिए सरप्राइजिंग था ये, क्योंकि इतने सालों से कर रहे थे और अभी अचानक से ऐसा आ गया। फिर अचानक से उन्होंने तो डेट्स भी बताई थी, तो सब इट वाज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स था सबके लिए। तो बट मैम बहुत। जैसे आप एफएफएफ के लिए बैठे थे, तो आई थिंक उस वीक में आप पहले ही कंटेस्टेंट थे जो हॉट सीट पे आए थे। यस। तो वो उस टाइम का, जब आप एफएफएफ की सीट पे बैठते हो, तो तब वो दूरी सिर्फ 10 कदम की रह जाती है जिसके लिए सब सपना देखते हैं। तो उस टाइम हाँ का आपके ऊपर क्या प्रेशर था, और जब सेट को देखा तो क्या उस टाइम आपकी फीलिंग थी, अगर वो बता पाए तो आप? तो सबसे पहले तो थोड़ा ऑनेस्टली थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ भी मेरे जो दूसरे हमारे 9 कंटेस्टेंट थे मेरे अलावा, तो सब लोग बहुत अच्छे थे सर। तो थोड़ा ये भी था कि अभी इन ये सारे इतने चुनिंदा लोगों के बीच में से यहाँ पे हॉट सीट पे आना सबसे टफ टास्क ये है। प्लस सारे कैमरास वो शूट वाले एटमॉस्फेयर में जाते हैं सबसे पहले, तो वो भी थोड़ा डर रहता है कि कैसे होगा, क्या क्या कर रहे होंगे हम लोग, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना है। फिर उन लोगों ने बट बहुत ही हमें अच्छे से सब समझाया कि आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। पीपल वर सो सपोर्टिव देयर। फिर जब मेरा टर्न आया, जब मतलब अमिताभ बच्चन सर ने जब मेरा नाम बोला सर, तो वो मोमेंट तो मैं अभी भी पूरी केबीसी की जर्नी में वो मोमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है मेरे लिए, कि सर के मुंह से वो नाम सुनना और पहली ही बार में मेरा नाम सुनना। क्योंकि मुझे मुझे पता था कि यहाँ तक तो मैं आ गई हूँ, बट वो जो कुर्सी सामने दिख रही है ना, वहां तक जाने के लिए मुझे मुझे में जितनी भी हिम्मत है वो सब मुझे जुटानी पड़ेगी। तो हिम्मत, भगवान की कृपा, सबका आशीर्वाद, वो सब साथ में रहा और आ गई। तो मैम जब आप बच्चन साहब के सामने बैठे और उनकी पहली झलक, और वो हम जैसे नॉर्मल आदमी के साथ एक बातचीत करते हैं, तो उस टाइम हम्म। की क्या फीलिंग रहती है? जैसे क्या होता है ना कि उतना हम तो उनको एज अ फैन दूर से ही देख सकते हैं, अगर वैसे बात करें कैसे देखना हो, लेकिन केबीसी के ऐसा माध्यम है कि वहाँ पे जाके हम बातचीत कर सकें। भी कर तो आपको सकते हैं। तब कैसा लग रहा था कि इतनी बड़ी महान हस्ती आप भी मिल रहे हो और आपके फैमिली मेम्बर्स भी आप वहाँ तक लेके गए, तो तब हम्म। आपका प्राउड फीलिंग होगा उनके बीच में भी। उसके बारे में अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए तो। सर सबसे पहले तो मुझे सब सब कुछ मेरे लिए तो वो सपने जैसा ही था। मुझे लग रहा था कि एक ये शो चल रहा है, शूट चल रहा है, और मैं देख ही रही हूँ बस।
ये नहीं कि मैं उसका पार्ट हूँ। जैसे जैसे, और सर इतना सिंपली, इतना नॉर्मली, इतना इजीली सब ले रहे थे बच्चन सर, कि मैंने एक तो वो जो सर को लगा होगा कि एक तो मैं पहली कंटेस्टेंट थी, तो थोड़ी डरी हुई है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा है अभी सब कुछ। तो सर ने इतना हम्बली सब समझाया, सब बात की। फिर मैंने फैमिली से बात की, और उस तरीके से कि ये नहीं कि बस मैं स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ या फिर मुझे करने के लिए करना है। सर ने एकदम दिल से, सर ने एक एक चीज याद रखी। बाद में जो, अगर पहले मैंने कुछ बोला था सर को, बाद में अगर वो पूछना था तो सर वो कंटेक्स्ट ले रहे थे। सर सब एकदम अटेंटिव थे हम जो बात करते थे उसकी तरफ। तो उससे ये होता था कि धीरे धीरे हमें, फिर मैं धीरे धीरे खुल रही थी। स्टार्टिंग में तो बहुत ही मुझे एक मतलब समझ भी नहीं आ रहा था कि अभी अभी मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। बट सर बहुत हम्बल है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं सबको, और सबको एकदम कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। तो सर की वजह से तो जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है सामने बैठ के, वो सर की वजह से ही आता है। तो इट वाज लाइक दैट। तो मैम आखिरी सवाल आपसे, अक्सर लोग क्या रहते हैं, बहुत से लोग हमारे ग्रुप में ऐसे जुड़े हुए हैं जो क्या रहते हैं कि केबीसी स्क्रिप्टेड है एंड ऑल। अक्सर मैं उनसे कहता हूँ कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, इवन के वो एक रुपये भी चार्ज नहीं करते। अगर आप भी उसकी ट्रांसपेरेंसी पे कुछ बता पाएँ तो कंटेस्टेंट्स को और भी हौसला बढ़ेगा। तो हाँ सर, अगर केबीसी जो स्क्रिप्टेड होता तो फिर ये कोई चांस ही नहीं था कि मेरे जैसे लोग वहां पे आ पाते। क्योंकि स्क्रिप्टेड होता तो इतने सारे पैसे, अभी मेरी तो बात सबने वहां पे पता ही है कि क्या थी कंडीशन। तो एक तो मेरा ही वो एग्जांपल है कि केबीसी अगर स्क्रिप्टेड होता तो मेरे जैसे लोग वहां पे आ ही नहीं पाते। और हम लोग जो इतना जीत रहे हैं, केबीसी का मोटिव सिर्फ यही है कि ज्ञान ज्ञान जिसके पास है उसको ज्ञान के थ्रू वो आगे लाए, उसकी जिंदगी उसके ज्ञान के थ्रू अच्छी बने। उसमें स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है, और वो लोग किसी से भी एक भी रुपया नहीं देते हैं। तो उल्टा हमें वो वहां पे इतना अच्छा स्टे देते हैं, इतना अच्छा वहां पे सब अरेंजमेंट होता है, लाने ले जाने का जो अरेंजमेंट होता है इतना अच्छा। और वहां का जो उनके जो स्टाफ है वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं है सर। तो जो भी अगर ये मान रहे हैं तो मैं उनको बोलूंगी कि आप लोग भी एक बार मेहनत करके देखो, अगर स्क्रिप्टेड होगा और अगर आपका टर्न आ गया तो आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। तो मैम लास्ट पे बस आपसे कहना चाहेंगे, आप कंटेस्टेंट्स को जो जाना चाहते हैं आपके जैसे, उनको ऑल द बेस्ट बोल दें, क्योंकि इस सीज़न तो ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट ईयर के लिए उन्हें फिर से हौसला चाहिए होगा वही पेज से स्टार्टअप करने का। तो प्लीज़ अगर आप वो कर दीजिए। यस यस, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि अगर आपने ये सपना देखा है तो उनके उसके पीछे पड़ जाइए। वो सपना भी आपको नहीं छोड़ेगा, बस आप उसको मत छोड़िए। क्योंकि ड्रीम्स डू कम ट्रू। अगर मेरे केस में भी वही था कि एक सीजन के बाद मैंने भी थोड़ी थोड़ी होप छोड़ दी थी। बट अचानक से जो होता है ना, क्योंकि मिरेकल्स भी होते हैं, और वो होते हैं तब आपको भरोसा नहीं होता। बट अगर हमने कोशिश छोड़ दी वहां पे, तो फिर मिरेकल्स भी कुछ नहीं कर सकते, सपने भी कुछ नहीं कर सकते। अगर देखा है तो उसके पीछे पड़ जाओ, वो पूरा जरूर होगा। चलिए मैम, इसी नोट के साथ आपके साथ वीडियो एंड करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए हमें। थैंक और यू सो मच सर, थैंक यू। आशा करते हैं आप बहुत तरक्की करें जीवन में। बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू।